हेलो साथियों, आज हम आपको राज्य बनाम हितेश 2025 में निर्णय हुआ है इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ यह भी बताएंगे क्या आपसी सहमति से लड़का और लड़की के बीच जब संबंध स्थापित होते हैं तो कब अपराध होते हैं, कब नहीं होते हैं, उम्र का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए, वो सारी विधियां भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मामले के तथ्य क्या है, यानी जो घटनाक्रम हुआ उसके तथ्य क्या हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। घटना है 10 दिसंबर 2014 की। घटना कब की है? 10 दिसंबर 2014 को 12:25। कितने बजे? 12:30 बजे करीब एक पिता ने अपनी 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली पुत्री के लापता होने का परिवाद दर्ज कराया। यानी कि जो उसकी पुत्री थी, पुत्री के लापता गुम जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसके बाद जो पुत्री है, पुत्री घर से ट्यूशन के लिए गई थी। किस लिए गई थी? घर से ट्यूशन के लिए गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। यानी ट्यूशन के लिए गई, फिर घर वापस नहीं आई। जो पिता है, पिता के द्वारा हितेश नाम के एक व्यक्ति पर संदेह जताया जो अपने घर से लापता था। यानी जो हितेश नाम का एक व्यक्ति है वो भी अपने घर में नहीं था। कहां नहीं था? अपने घर में नहीं था। उस पर संदेह जताया। किसके द्वारा संदेह जताया गया? पिता के द्वारा संदेह जताया गया। उसके बाद घटना के 2 दिन बाद लड़की जो लापता थी और हितेश दोनों मिल गए। क्या हो गए? दोनों पाए गए और उन्हें वापस लाया गया। क्या किया गया? वापस लाया गया। जहां पर कंप्लेन दर्ज कराई गई थी वहां पर वापस लाया गया। उसके बाद जो लड़की है उसके 164 सीआरपीसी के कथन कराए गए। उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। क्या कराया गया? मेडिकल परीक्षण कराया गया। उसके बाद जो लड़का है हितेश, उसको गिरफ्तार किया गया। क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया और 6 अगस्त 2015 को उसके विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के अधीन आरोप विरचित किए गए। साथियों, 6 अगस्त 2015 को उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 4 के अधीन आरोप विरचित किए गए। उसके बाद अभियोजन पक्ष ने विचारण के दौरान कोर्ट में मामला पहुंच गया। कहां पहुंच गया? कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में जब पहुंच गया तो विचारण के दौरान 12 साक्षियों के बयान करवाए गए। कितने? 12 साक्षियों के बयान हुए। कितने साक्षी हुए? टोटल 12। कितने साक्षी? 12 साक्षियों के बयान हुए। उसके बाद सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्त के बयान हुए, जिसने अपने आप को निर्दोष बताया और अभियुक्त्री लड़की और उसके माता पिता द्वारा मिथ्या फंसाए जाने का अभियोग लगाया। मतलब सीधी सी बात है, जो अभियुक्त है उसके द्वारा बताया गया कि उसे झूठा फंसाया गया। क्या किया गया है? झूठा फंसाया गया है। उसके बाद अभियुक्त्री और उसकी माता ने, देखिए, जो अभियुक्त है उसके द्वारा 313 में बता दिया गया कि उसको झूठा फंसाया गया है। उसके बाद फिर क्या होता है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में बयान हुए, दोनों पक्षों के सुनवाई हुई। उसके बाद क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। साथियों, होता क्या है कि स्कूल रिकॉर्ड में जो लड़की है उसकी जन्म तिथि
जो लड़की है उसकी स्कूल रिकॉर्ड में जन्म तिथि 20 जनवरी 1998 दर्ज है। कितनी दर्ज है? 20 जनवरी 1998 दर्ज है। और उसकी जो माता है, माता ने क्या बयान दिया? माता ने बयान दिया कि उसकी जन्म तिथि 22 दिसंबर 1998 है। देखिए, जो स्कूल रिकॉर्ड है, स्कूल रिकॉर्ड में यानी कि इसकी स्कूल रिकॉर्ड में कितनी दर्ज है? 20 जनवरी 1998, और माता ने स्टेटमेंट दिया उसमें 22 दिसंबर 1998 दर्ज है। स्कूल में प्रवेश उसके चाचा के शपथ पत्र के आधार पर हुआ था। जो स्कूल है, स्कूल में जो एडमिशन हुआ था वो कैसे हुआ था? जो लड़की है इसके चाचा ने करवाया था, चाचा ने शपथ पत्र दिया था, उस पर हुआ था। किस पर हुआ था? लड़की ने, जो लड़की के चाचा हैं उनने शपथ पत्र दिया था, उसके बाद हुआ था। उसके बाद अपने परिसाक्ष्य के दौरान लड़की ने कहा कि वह हितेश के साथ स्वेच्छा से गई थी। जो लड़की है, लड़की ने अपनी साक्ष्य में क्या कहा? कि वह लड़के के साथ स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से गई थी, स्वेच्छा से गई थी, लड़के के साथ अपनी इच्छा से गई थी, और उसके साथ शारीरिक संबंध सहमति से बने थे। मतलब जो उनके बीच शारीरिक संबंध बने थे वो भी कैसे बने थे? सहमति से बने थे। कैसे बने थे साथियों? शारीरिक संबंध भी सहमति से, दोनों की सहमति से बने थे। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की उपहति या क्षति नहीं पाई गई। जो एमएलसी थी, एमएलसी में कोई क्षति, चोट नहीं पाई गई। उसके बाद विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के पक्ष में संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त को लैंगिक अपराधों के बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा 4 से दोष मुक्त कर दिया। जो अभियुक्त है उसको क्या कर दिया गया? दोष मुक्त कर दिया गया। अब साथियों, जब दोष मुक्त कर दिया गया तो उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की गई। जब दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की गई तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या कहा, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। न्यायालय ने जो टिप्पणियां की हैं वो हम आपको बताएंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयु निर्धारण के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 94 को लागू किया। जो अब मामला कहां पहुंच गया? दिल्ली उच्च न्यायालय में। साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करते जाएं। साथियों, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। साथियों, दिल्ली न्यायालय ने क्या टिप्पणी की, अब हम आपको न्यायालय की टिप्पणी बताएंगे। पहली चीज कि जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 94 है, यानी जो धारा 94 है किसकी? किशोर न्याय अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 है, जिसके लिए प्राथमिकता के क्रम में विशिष्ट दस्तावेजों की साक्ष्य की आवश्यकता होती है। पहली चीज साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज क्या जरूरी है जन्म तिथि के लिए? स्कूल प्रमाण पत्र। स्कूल का क्या होना चाहिए? प्रमाण पत्र, पहली जरूरत है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन, दूसरा नगर पालिका प्राधिकारियों से जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र। नंबर तीसरा चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षा, चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 14, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 94, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 94 अब निर्धारित करती है आयु निर्धारण के संबंध में कि सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर स्कूल का प्रमाण पत्र देखा जाएगा,
फिर जन्म प्रमाण पत्र, फिर अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो उस स्थिति में चिकित्सा आयु निर्धारण, चिकित्सा परीक्षण से भी आयु का निर्धारण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? चिकित्सा परीक्षण से भी आयु का निर्धारण किया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयु निर्धारण के सिद्धांतों को इस प्रकार लागू किया। साथियों, दिल्ली न्यायालय ने क्या कहा कि अभियोजन पक्ष को निश्चायक रूप से पीड़िता की अल्प वयस्कता साबित करनी होगी। मतलब जो पीड़िता है, जो लड़की है, उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। यह किसको साबित करना होगा? अभियोजन को साबित करना होगा। किसको? अभियोजन को साबित करना होगा। यदि कथित आयु 18 वर्ष के करीब है तो कठोर प्रमाण की आवश्यकता होती है। अगर उम्र 18 वर्ष के करीब है तब फिर और कठोर प्रमाण की आवश्यकता होती है। कठोर प्रमाण की क्या होती है? आवश्यकता होती है। उसके बाद संदेह का लाभ तब लागू होता है जब आयु का प्रमाण अनिश्चायक होता है। यानी संदेह कब मिलता है? संदेह कब मिलता है? जब आयु, उम्र का प्रमाण कैसा हो? अनिश्चायक हो, यानी निश्चित ना हो। उसके बाद माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि 14 और 15 वर्ष से कम आयु के पीड़ितों के लिए अलग मानक लागू होते हैं। इनके लिए अलग मानक लागू होते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहमति निर्धारित करने के लिए विभिन्न साक्ष्यों पर विचार किया। जो पीड़िता ने स्पष्ट किया कि सहमति से उनके बीच संबंध बने, तो इस सहमति से संबंध बनने के संबंध में माननीय न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 164 के कथन में लगातार सहमति बनाए रखी। जो 164 के कथन है उसमें भी यही बात आई कि सहमति से संबंध बने। उसके बाद न्यायालय के परिसाक्ष्य ने सहमति से संबंधों की पुष्टि की। जो परिसाक्ष्य यानी क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी यही बात आई कि सहमति से संबंध बने। मेडिकल परीक्षण में कोई क्षति या चोट नहीं पाई गई। अभियुक्त्री ने अभियुक्त को पीछे बैठाकर, जो अभियुक्त्री है यानी जो लड़की है, लड़की ने लड़के को पीछे बिठालकर मोटरसाइकिल चलाई। जब वो गए तो लड़की ने लड़के को पीछे बिठालकर क्या की? मोटरसाइकिल चलाई। उसने अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद या कार्रवाई की कोई इच्छा नहीं जताई। साथ ही साथ लड़की ने कहा कि उसकी कोई इच्छा परिवाद या रिपोर्ट दर्ज करने की नहीं है लड़के के खिलाफ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्थापित किया, क्या स्थापित किया? यह भी बहुत जरूरी है साथियों। ये जो दिल्ली उच्च न्यायालय, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने जो चीजें बताई हैं वो सारी चीजें दस्तावेज देखने के उपरांत ही ये सारी चीजें बताई हैं। उसके बाद माननीय न्यायालय ने कहा कि वयस्कता की आयु के प्रासंगिक निर्वचन की आवश्यकता है। मतलब कि जो उम्र है उस संबंध में क्लियर चीजें होनी चाहिए। पीड़ित की परिपक्वता और इच्छाओं पर विचार करने का महत्व है। जो इसमें पीड़ित है उसकी इच्छा पर विचार करने का महत्व है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अधीन मामलों में निश्चित आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। यानी कि जो हमने आपको पहले बताया है, आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता बहुत जरूरी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष अल्पवयस्क होने को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। यानी जो पीड़िता है उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, यानी अल्प वयस्क है, साबित करने में असफल रहा है। यानी जो अभियोजन है यह साबित करने में असफल रहा है। यह संबंध स्पष्ट साक्ष्यों के आधार पर सहमति से बना था। जो इनके बीच संबंध बने थे वो कैसे थे? सहमति से बने थे। विचारण न्यायालय का निर्णय तर्कपूर्ण है। यानी जो विचारण न्यायालय जिला कोर्ट ने बरी किया है, बरी का निर्णय जो है वो तर्कपूर्ण है। क्या है? निर्णय तर्कपूर्ण
पूर्ण है। यह निर्णय युवा युवतियों के बीच संबंधों से संबंधित मामलों को संभालने में विधि शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जहां एक साथी वयस्कता की आयु के करीब है। साथियों, जो कि 18 वर्ष निर्धारित की गई है उसकी आयु के करीब है। इस प्रकार से माननीय न्यायालय ने कहा कि जो विचारण कोर्ट का निर्णय है वह एकदम सही है। इसके बाद हम आपको आयु निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आयु निर्धारण की प्रक्रिया कौन कौन सी हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे। साथियों, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 में देखिए, जो किशोर न्याय एक्ट 2015 की धारा 94, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 में समिति या बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने वाले व्यक्ति की आयु के निर्धारण की प्रक्रिया बताई गई है, जिसमें आयु निर्धारण प्रक्रियाओं में एकरूपता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। साथियों, इसमें भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस प्रकार से आयु का निर्धारण होगा किशोर का। उसके बाद इसमें बताया गया कि पहली चीज प्रत्यक्ष आयु, प्रत्यक्ष आयु आकलन। यह कैसे होगा? यदि किसी व्यक्ति के शारीरिक स्वरूप से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह बालक है, तो समिति या बोर्ड इस अवलोकन को अनुमानित आयु के साथ दर्ज कर सकता है। इसके बाद अतिरिक्त आयु की पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना अपनी जांच आगे बढ़ा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वरूप से, यानी शारीरिक स्वरूप से पता चलता है कि क्या पता चलता है कि वह बालक है, यानी शारीरिक स्वरूप से पता चलता है कि वह बालक है, तो वह फिर अपनी जांच आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष आयु आकलन। दूसरा, आयु निर्धारण प्रक्रिया। आयु निर्धारण प्रक्रिया, इसमें क्या है? यदि इस बात पर उचित संदेह है कि व्यक्ति बालक है या नहीं, तो समिति या बोर्ड उसको साक्ष्य के माध्यम से उसकी आयु निर्धारित करनी होगी। यानी जो भी वो बालक है कि नहीं, ऐसी स्थिति में उसका क्या होगा? आयु का निर्धारण किया जाएगा। और साक्ष्य को प्राथमिकता के निम्नलिखित सख्त क्रम में एकत्र किया जाना चाहिए। यानी कि जो आयु का निर्धारण है वो साक्ष्य के रूप में किया जाएगा, कि साक्ष्य के माध्यम से उसकी आयु निर्धारित की जाएगी। कैसे की जाएगी? साक्ष्य से, साक्ष्य के माध्यम से क्या की जाएगी? आयु निर्धारित की जाएगी। तो इसमें सबसे पहली चीज बताई गई है कि स्कूल जन्म प्रमाण पत्र। सबसे पहली चीज स्कूल जन्म प्रमाण पत्र। उसके बाद दूसरी चीज परीक्षा बोर्ड में मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र। मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र। उसके बाद निगम नगरपालिका पंचायत से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र, चाहे वो निगम से हो, चाहे नगरपालिका से हो, चाहे पंचायत से हो, जन्म प्रमाण पत्र। उसके बाद उपरोक्त दस्तावेज, ये दस्तावेज उपलब्ध ना हो, जब ये दस्तावेज क्या हो? उपलब्ध ना हो, तब क्या होगा? दस्तावेज उपलब्ध ना हो तो केवल अस्थिकरण परीक्षण जैसे चिकित्सीय आयु निर्धारण परीक्षण की आवश्यकता होती है। फिर वहां पर चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा। क्या किया जाएगा? चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा। उसके बाद फिर आयु का निर्धारण होगा। अब साथियों बात कर लें, ये जो चिकित्सीय परीक्षण है इसकी क्या आवश्यकताएं होती हैं? जो चिकित्सा परीक्षण होगा, चिकित्सा परीक्षण की आवश्यकताएं क्या हैं? तो पहली चीज, किसी भी चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण को आदेश दिए जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। यानी जो भी आदेश आपने लिया है न्यायालय से, उसको 15 दिन के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। 15 दिन के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। दूसरा, मेडिकल परीक्षण का आदेश केवल तभी दिया जा सकता है जब स्कूल रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र दोनों उपलब्ध ना हो। जब स्कूल रिकॉर्ड और जन्म प्रमाण पत्र दोनों
उपलब्ध ना हो, उस स्थिति में ही चिकित्सा परीक्षण का आदेश दिया जा सकता है। उसके बाद आयु निर्धारण की विधिक स्थिति क्या होती है, यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आयु निर्धारण की विधिक स्थिति, आयु निर्धारण की विधिक स्थिति, जब एक बार समिति या बोर्ड आयु दर्ज कर देता है तो यह इस अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रयोजनों के लिए व्यक्ति की विधिक रूप से मान्यता प्राप्त आयु बन जाती है। जो किशोर न्याय एक्ट 2015 के तहत गठित बोर्ड है, जो गठित बोर्ड है, समिति है, एक बार उसने जो भी उम्र दर्ज कर दी वही मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? वही उम्र मानी जाएगी, आयु बन जाती है। आयु निर्धारण के लिए साक्ष्यों का एक स्पष्ट पदानुक्रम मौजूद है, यानी कि स्पष्ट रूप से पदक्रम मौजूद है। सबसे पहले दस्तावेजी साक्ष्य को चिकित्सा परीक्षणों से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। यदि व्यक्ति स्पष्टता बालक है तो शारीरिक बनावट पर्याप्त हो सकती है। विधि में चिकित्सा आयु निर्धारण के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है। समिति या बोर्ड द्वारा आयु निर्धारण अधिनियम के अंतर्गत अंतिम एवं बाध्यकारी माना जाता है। तो साथियों, ये हमने आपको किशोर न्याय एक्ट 2015 की धारा 94 में किस प्रकार से आयु का निर्धारण होगा वो सारी चीजें हमने आपको बता दी। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।